Hello, dear students. I hope you guys are doing fine. Today, we will try to trace the historical background of our subject. आज हम अर्थशास्त्र विषय के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे. अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के हिस्ट्री के बारे में या जब ये विषय उद्भव हुआ या इसका उत्पत्ति हुई तो कौन से स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे, किन किन सिद्धांतों के रूप में धीरे धीरे थियरीज आई और धीरे धीरे ये विषय परिपक्व हुआ. Brief historical introduction aims to give a background on most profound names in the study of economics and their important contributions in this field of study. जब हम बात करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री की या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तो हम देखते हैं कि किन किन अर्थशास्त्रियों ने योगदान दिया, कौन कौन से वो प्रोफाउंड नेम्स थे और कौन कौन से उन्होंने फील्ड ऑफ स्टडीज़ के बारे में हमें इंट्रोड्यूस किया. वैसे हमने स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में लास्ट वीडियो में पूरा एनालिसिस कर लिया है, बट मैं आज इसमें आपको डिफरेंट ब्रांचेस नहीं बताऊंगी, लेकिन जो डिफरेंट स्कूल्स हैं इकोनॉमिक स्टडीज़ के उनके बारे में देखेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की या इकोनॉमिक स्टडीज़ के बर्थ की या जन्म की तो हम देखते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स के रूप में. इसको प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र जो है वह फर्स्ट स्कूल है इकोनॉमिक स्टडीज़ का जिन्होंने अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों को प्रॉपरली मैनेज किया और सबको जानकारी प्रोवाइड करवाई अपने विषय के बारे में. इकोनॉमिक theory saw its birth during the mid 1700s and 1800s. अगर हम बात करें आर्थिक सिद्धांत की तो इसका जो जन्म था वो मिड 1700 के मध्य और 1800 के मध्य के समय का है. Adam Smith, he is regarded as father of economics. His book Wealth of the Nations became known as the Bible in economics for 100 years. एडम स्मिथ बहुत फेमस क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं और इन्हें ही हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं. इन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के बहुत से सिद्धांतों के चर्चा की और विवेचना की जो आज भी अर्थशास्त्र के, अगर हम बात करें तो जड़ के रूप में या रूट के रूप में हमें जानकारी प्रोवाइड करवाता है. His major contributions was his analysis of the relationship between consumers and producers through demand and supply, which ultimately explained how the market works through the invisible hand. एडम स्मिथ ने बहुत से सिद्धांत प्रतिपादित किए उपभोक्ताओं और उत्पादकों के विषय में और इन्होंने डिमांड और सप्लाई एनालिसिस को भी बहुत विस्तृत रूप दिया और इन्होंने समझाया कि कैसे मार्केट में इनविजिबल हैंड का या मार्केट फोर्सेस का रोल होता है. फिर हम बात करें J.S. मिल की. जॉन स्टुअर्ट मिल was the hired to David Ricardo, who developed the basic analysis of the political economy or the importance of a state's role in its national economy. फिर बात आती है J.S. मिल की, ये भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे. फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी बुक थी एक जो अप्लाई करती थी मैनेजमेंट टू एन एंटायर पॉलिसी या स्टेट, राज्य का क्या रोल हो सकता है अर्थशास्त्र में, उसकी चर्चा की गई. फिर कार्ल मार्क्स के बारे में हम पढ़ते हैं क्लासिकल्स में. अ जर्मन इकोनॉमिस्ट, ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंडीशंस ब्रॉट अबाउट बाय द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अंडर द वर्किंग क्लासेस. इन्होंने जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उन अवस्थाओं में अर्थशास्त्र में सामाजिक या सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स को बहुत प्रेफरेंस दिया था, उसके बारे में उन्होंने समझाया. His major work, Das Kapital, is the centerpiece from which major socialist thought was to emerge. समाजवादी अर्थशास्त्र अगर हम कहें तो हमें कार्ल मार्क्स ने ही इसके बारे में बताया है. जो सरप्लस वैल्यू या हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं और जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में
थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी किसकी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तब हम कार्ल मार्क्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एक समाजवादी अर्थशास्त्र के अस्तित्व को बनाए रखने या उसको समझने के लिए। फिर बात आती है नियो क्लासिकल्स। क्लासिकल्स मिड 1700 एंड मिड 1800 तक ज़्यादा प्रचलन में थे यह विचारधारा। फिर धीरे धीरे जो नई विचारधारा आई उसे कहा गया नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। बिलीव्ड टू हैव ट्रांसपायर्ड अराउंड द ईयर 1870। ये माना जाता है कि ये जो विचारधारा थी नियो क्लासिकल्स, ये 1870 के आसपास उद्भव हुई। इट्स मेन कंसर्न वॉज मार्केट सिस्टम एफिशिएंसीज। इस विचारधारा का मुख्य कंसर्न या चिंता या ध्यान किस ओर केंद्रित था कि कैसे बाजार व्यवस्था की एफिशिएंसी या कुशलता को बनाए रखा जाए, माइक्रो लेवल पर भी और मैक्रो लेवल पर भी। लियोन वॉलरस एक बहुत फेमस अर्थशास्त्री जो नियो क्लासिकल अर्थशास्त्र का विचारधारा को मानते थे। ही इंट्रोड्यूस द जनरल इकोनॉमिक सिस्टम, ऑल्सो डेवलप्ड द एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम इन सेवरल मार्केट्स। वॉलरस का जो इक्वेशन है, डिमांड के लिए भी वॉलरस ने इक्वेशन दिए और बहुत से मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार साम्य के सिद्धांतों के लिए भी, या हम कहें सामान्य आर्थिक व्यवस्था के विचारों को भी उन्होंने समझाया। एल्फ्रेड मार्शल भी नियो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट बिकॉज ऑफ हिज बुक प्रिंसिपल्स इन इकोनॉमिक्स। मार्शल द्वारा एक बुक लिखी गई जिसे प्रिंसिपल्स इन इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। इस बुक ने नियो क्लासिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ही डेवलप्ड द एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ पर्टिकुलर मार्केट एंड द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म। इन्होंने इस पुस्तक में, यहाँ बहुत सारे सिद्धांत सम्मिलित थे इस पुस्तक में, लेकिन ही डेवलप्ड द एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ पर्टिकुलर मार्केट। मार्शल ने कंज्यूमर सरप्लस के बारे में भी बताया, कंज्यूमर बिहेवियर को भी बहुत इंपॉर्टेंट रूप में उन्होंने समझाया है, और मार्शल के बहुत सारे और सिद्धांत भी हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम में या पर्टिकुलर मार्केट इक्विलिब्रियम में, तो बाजार साम्य या बाजार संतुलन के अध्ययन को भी मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स इन इकोनॉमिक्स में समझाया। फिर बात आती है नियो क्लासिकल्स के बाद कीन्सियन इकोनॉमिक्स की। जॉन मेनार्ड कीन्स इस पूरी विचारधारा, पूरे स्कूल या अर्थशास्त्र के विषय के प्रतिपादक हम कह सकते हैं। कीन्स जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। J.M. Keynes, an English economist, offered an explanation of mass unemployment and suggestions for government policy to cure unemployment in his influential book, The General Theory of Employment, Interest and Money. Keynes द्वारा बहुत सारे विषयों पर बहुत सारी सिद्धांतों की विवेचना की गई, चर्चा की गई। इन्होंने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र पर कुठाराघात किया, उसकी आलोचना की और अपने सिद्धांतों को अपनी एक पुस्तक जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में सम्मिलित किया या समाहित किया। इसमें उन्होंने रोज़गार के सिद्धांत बताए, ब्याज की दर के, मुद्रा के, नेशनल इनकम की हम बात करें, बहुत सारी चीज़ों में कीन्स ने अपने सिद्धांतों को चर्चा में शामिल किया। और एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जो भी हम क्लासिकल से आगे चलकर कीन्सियन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मल्टीप्लायर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई कीन्सियन इकोनॉमिक्स में। He argued that there is no assurance that savings would accumulate during a depression and depress interest rates, since savings depend on income and with high unemployment incomes are low. इन्होंने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विपरीत बचत को या निवेश को, दोनों को ही आय का फलन माना, ना कि ब्याज की दर का। क्योंकि 1930s का जो ग्रेट डिप्रेशन था उसमें प्रतिष्ठित और नियो क्लासिकल्स दोनों इकोनॉमिक्स जो थे, दोनों अर्थशास्त्र जो थे, दोनों अर्थशास्त्रियों द्वारा विचारधाराएं जो थी वो फेल हुई। तो कीन्स ने 1936 में ये बुक लिखी थी जो 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के पूरे एनालिसिस को उन्होंने समझा और बताया कि कैसे आपको फॉरेन ट्रेड करना पड़ेगा या बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम बात करें इनकम, सेविंग्स को इनकम से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया और मनी और इंटरेस्ट की बहुत सारी न्यू थियरीज़ प्रपाउंड की, और पूरा रोज़गार का अनएम्प्लॉयमेंट जो क्लासिकल्स मानते थे कि ओवर प्रोडक्शन कभी नहीं होता, नेचुरली सब कुछ रोज़गार जो है वो पूर्ण रोज़गार की अवस्था में रहता है। कीन्स ने उसके विपरीत समझाया कि हमेशा अर्थव्यवस्था में रोज़गार पूर्ण रोज़गार के स्तर पर नहीं होता। ये सब हम आगे देखेंगे क्लासिकल्स, और जब हम कीन्स को पूरा प्रॉपर्ली
एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज में पढ़ेंगे, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कीनजियन इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को समझने के लिए, और 1930s के बाद के अर्थशास्त्र को समझने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉन वॉलरेशियन इकोनॉमिक्स, हिग्स की बात करते हैं इसके अंतर्गत। 1939 के बाद ये विचारधारा आई। हिग्स वॉज रिकग्नाइज्ड फॉर हिज एनालिसिस ऑफ द ISLM मॉडल, एन इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। बहुत ही बेसिक था। इन्होंने क्या किया, हिग्स ने ISLM मॉडल को प्रपोज किया। ये मॉडल क्लासिकल्स और हम बात करें अगर कीनजियन, दोनों का मिक्सचर था। और एक तरफ आप इन्वेस्टमेंट सेविंग की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई, दोनों को एक साथ शामिल करके रोज़गार का भी स्तर निर्धारण हो रहा है, ब्याज की दर का भी स्तर निर्धारण हो रहा है। तो ये बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस था। और एक बात अगर हम समझें कि क्यूमुलेटिव रूप में हम दोनों चीज़ों को कैसे, मनी मार्केट को और कैसे आप बात करें लेबर मार्केट को भी, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट सेविंग को भी, सबको एक साथ शामिल करके इस अध्ययन, इस विषय सिद्धांत के बारे में बताया, जिसे ISLM एनालिसिस कहा जाता है। IS रेफ़र करता है गुड्स मार्केट को। मैंने बताया आपको मनी मार्केट की बात की, एक तरफ गुड्स मार्केट की बात हो रही है, वस्तु बाज़ार, मुद्रा बाज़ार। LM क्या दर्शाता है, मुद्रा बाज़ार को। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें हिग्स ने नॉन वॉलरेशन इकोनॉमिक्स के रूप में हमें एक्सप्लेन किया। ये चर्चा आपको मास्टर्स के लिए ज़रूरी है, अभी नहीं है। ISLM एनालिसिस आपको मास्टर्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने को आएगा। अभी देयर इज़ नो नीड टू अंडरस्टैंड सो डीप अबाउट द ISLM एनालिसिस। यू कैन ओनली अंडरस्टैंड कि what Higgs has propounded, and he has explained and he has included and added both the goods market and money market. Post Keynesian economics 1940 और 1950 के बाद every 10 years economics had faced, or we can say economics has encountered new developments, and that too very frequent developments. पहले 100 वर्षों में या 50 ईयर्स में इकोनॉमिक्स के थॉट्स में या प्रिंसिपल्स में या स्कूल्स में चेंजेस आ रहे थे, बट आफ्टर 1930s we have witnessed Keynesian economics, then non-Walrasian economics, then post-Keynesian economics has also come into the forefront. So what does this mean? The science and the art of economics is changing so frequently that new theories are getting introduced very frequently they are getting introduced in the system. तो उसी हिसाब से फिर पोस्ट कीनजियन इकोनॉमिक्स सामने आया। It saw the development of the rules and regulations of different private and public institutions. Introduced major post-Keynesian neoclassical economists whose views known as the post-Keynesian mainstream economics. अब ये mainstream अर्थशास्त्र के रूप में पहचानी जाने लगी। This period welcomed various economists like Paul Samuelson, Arrow, James Tobin and many more. इन्होंने बहुत ही विस्तृत चर्चा की, बहुत ही अच्छा विषय के बारे में बताया सैमुअल्सन ने। जैसे हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड में स्टॉलपोर सैमुअल्सन का जो मॉडल था वो हेक्शरोलिन मॉडल का आगे का वर्जन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने। फिर अगर हम बात करें एरो के जो सिद्धांत थे, लर्निंग बाय डूइंग, ये सारे सिद्धांत इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को जनरेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स का रूप ले लेता है। टॉबिन का पोर्टफोलियो जो एनालिसिस है मनी डिमांड का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझाता है रियल टर्म्स में कि कैसे इंडिविजुअल या कैसे इकोनॉमी में लोग या संपूर्ण रूप से आप कैसे अपने मनी का या अपने एसेट्स का या मॉनेटरी एसेट्स का पोर्टफोलियो निर्धारण करते हो। तो दीज वर द न्यू पोस्ट कीनीशियन इकोनॉमिक्स। न्यू क्लासिकल, नया प्रतिष्ठित या नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र। It highlighted the importance of adherence to national expectations hypothesis and analysis, includes various economic phenomena in formulating different kinds of studies and new theories in economics. It is applicable to concerns of developing countries and was largely an outcome of concern for the growth of developed countries. इधर हम बात करते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशंस की। रैशनैलिटी आ जाता है जब कंज्यूमर्स या प्रोड्यूसर्स में। विवेकपूर्ण अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के बारे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। हमने इसमें बहुत सारे स्कूल्स देखे और इनकी डिटेल चर्चा अभी करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन
हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स जब हम पढ़ेंगे तो एक एक अर्थशास्त्र के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. आई होप you guys have understood the historical background of our subject economics. Thank you so much for listening to this video.